कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज़्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फ़ोन भी किया था, बता रहे थे एक लड़का है नज़र में, उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़की की बात चल रही है यहाँ? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी, ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम, अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी? ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी, आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी के बाद चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है, शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं, लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू, ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास हैं और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है, कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है, तभी उसकी ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर भी रहने दो, घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है मीठा बने या नमकीन, बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा? बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियां सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं, 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6 और बच्चों की 2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6 रोटी, मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2 रोटी, मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? हाँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी। शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज़्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथते गूंथते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियाँ कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो। सब सुकन्या और अदिति दोनों सौतेली बहनें थी। सुकन्या की माँ आशा का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता मनोहर ने दूसरी शादी की और सुकन्या की सौतेली माँ सरिता के घर में आ गई। सरिता ने आते ही पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया। वो हमेशा सुकन्या से पहले अपनी सगी बेटी अदिति पर ध्यान देती थी। मम्मी, ये देखो मेरा नया सूट, शाम के फंक्शन में ये कैसा लगेगा? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, रानी लगेगी बिल्कुल मेरी बेटी। मम्मी, वो सुकन्या को क्या दोगी पहनने के लिए? वो भी तो हमारे साथ शादी में जा रही है, पहन लेगी कुछ भी जो उसका मन होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसके लिए भी नया सूट खरीदूं। वैसे भी तुम्हारे पापा का अब इतना काम नहीं बचा। मेरे लिए तुम्हें नया सूट लेकर देना जरूरी था। बहुत लोग आएंगे वहाँ, क्या पता कोई तुम्हें अमीर घर का लड़का पसंद कर ले। अरे सरिता, कभी कभी अपनी बड़ी बेटी सुकन्या के बारे में भी सोच लिया करो, वो बेचारी भी तो शादी लायक है। बस आ गए अपनी लाडली बेटी के बारे में चिंता करने। पता नहीं कौन से मनहूस दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी। जब से आई हूँ एक ही नाम तुम्हारे मुंह पर चढ़ा हुआ है, देखती हूँ सुकन्या सुकन्या। अरे तुम्हारी दूसरी बेटी अदिति भी कुंवारी है, वो भी तुम्हारी ही बेटी है। उसके बारे में भी कुछ सोचा करो। मैं हूँ जो पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बेटी को सूट दिलवाए हैं। अब
अब शाम को चलने की तैयारी कर लो, बहुत बड़े बड़े लोग उस शादी में आएंगे। ये तो मेरी सहेली पुष्पा की बड़ी मेहरबानी है जो उसने हमें एक कार्ड दे दिया, वरना हम गरीबों को इस शहर में और इतनी बड़ी शादी में कौन पूछेगा। मनोहर को पता था कि सरिता का स्वभाव बहुत ही खड़ूस है, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। शाम को सब लोग शादी के लिए तैयार होते हैं। अदिति बहुत ही सुंदर सूट पहनकर तैयार होती है। सुकन्या के पास तो कपड़े ही नहीं थे। अचानक मनोहर सुकन्या के पास आता है। सुकन्या बेटी, ये ले, ये तेरी माँ की साड़ी है, तू ये पहन कर तैयार हो जा। देख कितनी सुंदर साड़ी है, मेरे संदूक में रखी थी, मैं वही ढूंढ रहा था और आज मुझे मिल गई। पिताजी, ये माँ की साड़ी सचमुच, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया पिताजी, आज आपने माँ की ये साड़ी देखकर मुझे बहुत खुशी दी है। हाँ बेटी, अब ये साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जा, देखना तब से सुंदर लगेगी मेरी बेटिया। सुकन्या अपनी माँ की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सब लोग शादी में पहुँचते हैं। सरिता जानबूझकर अदिति को ही आगे कर रही थी ताकि वहाँ लोग अदिति को ही देखें। तभी एक बहुत ही बड़े परिवार के लड़के आशीष की नजर सुकन्या पर पड़ती है। सुकन्या बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वो लड़का उसके पास आया और उससे बात करने लगा। हेलो, मेरा नाम आशीष है और आपका? जी, मेरा नाम सुकन्या है। अच्छा नाम है आपका। वैसे आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, वहाँ डांस फ्लोर पर सब लोग डांस कर रहे हैं। आशीष को सुकन्या से बात करता देख सरिता आशीष के पास आती है। सुकन्या बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, इनके साथ अदिति डांस कर लेगी। अब हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। मनोहर ने तो सुकन्या को बुलाया ही नहीं था। ये सब तो सरिता की चाल थी। थोड़ी देर बाद सुकन्या फिर से खड़ी थी। अदिति आशीष के साथ डांस करने लगती है। आशीष अभी भी सुकन्या की तरफ ही देख रहा था। शायद उसे सुकन्या पसंद आने लगी थी। आशीष पूरी शादी में सुकन्या से बात करने की कोशिश करता रहा, पर बार बार सरिता अदिति को बीच में लाने लगी। पर आशीष के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब सुकन्या घर के काम कर रही थी तो अचानक मनोहर के साथ आशीष और उसके माता पिता आ जाते हैं। सरिता, जाकर जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो। घनश्याम जी अपने बेटे आशीष का रिश्ता हमारी सुकन्या के लिए लेकर आए हैं। क्या? सुकन्या के लिए आशीष का रिश्ता? ये कैसे हो सकता है? मनोहर की बात सुनकर सरिता चौंक जाती है। सुकन्या तो घर की झाड़ पोछ में मैले कुचैले कपड़ों में मानो ऐसी लग रही थी जैसे कीचड़ में कमल। वहीं अदिति सोफे पर आराम से बैठी थी। सब कुछ आशीष और उसके माता पिता के सामने था। सुकन्या बेटिया, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अदिति, जाओ अपनी दीदी को तैयार कर दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे तैयार करने की। तुम उसकी नौकर नहीं हो जो उसे तैयार करो, अपने आप हो जाएगी तैयार। ये रिश्ता उसके लिए आया है, अदिति उसकी नौकरानी नहीं है। अंदर चल रही सरिता और मनोहर की बातें थोड़ी थोड़ी आशीष और उसके माता पिता के कानों में आ रही थी, इसलिए मनोहर बाहर आ जाता है। मनोहर जी, हमारे बेटे आशीष को आपकी सुकन्या उस दिन बहुत पसंद आई थी और वैसे भी हम आशीष के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे, इसलिए अचानक ही आपको मैंने फोन मिला दिया। मेरी सुकन्या तो बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसे इतने बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आया, वरना हम तो, मैं आपको क्या ही कहूँ। घनश्याम जी, आपने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं मनोहर जी, इंसान दिल से अमीर होता है। आपने अपनी बेटी सुकन्या को जो संस्कार दिए हैं वो किसी धन दौलत से कम नहीं। तभी सुकन्या चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। सुकन्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई साहब, हमें आपकी सुकन्या बहुत पसंद है। हम तो जल्द से जल्द शादी करके सुकन्या को अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। आशीष के माता पिता के मुंह से ये बातें सुनकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुकन्या आज एक बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। आशीष के माता पिता रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुकन्या की शादी की तारीख निकल आती है। सरिता, मैं देख रहा हूँ जब से सुकन्या की शादी पक्की हुई है तुमने सुकन्या से बात तक करना छोड़ दिया है। ये ठीक नहीं। तुम अपनी बेटी की शादी करो, मैं इस शादी में कोई हाथ नहीं लगाऊंगी। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए था। मैं चाहती थी आशीष के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना, पर तुम्हारी उस सुकन्या ने सब काम खराब कर दिया। ये तुम गलत कह रही हो सरिता। सुकन्या के लिए आशीष के माता पिता खुद से रिश्ता लेकर आए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम क्यों सौतेलापन सुकन्या के साथ रख रही हो? तुम्हें तो उसकी सगी माँ बनकर उसे विदा करना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हें उसकी माँ बनाकर लाया था, वरना क्या? क्या कहो तो मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। बोलो। मनोहर की बात अरे योगिता, कितना शर्माओगी यार, तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है मैंने सिर्फ। तुम्हें तो पता है कि मुझे ये सब शादी से पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, और वैसे भी हम पब्लिक प्लेस में हैं। तुमसे कब से कह रही हूँ कि हमें अपनी फैमिली में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। अरे बाबा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया है यार, अब तो बस तुम्हारी बारी है। तुम सच कह रहे हो? आई लव यू आरव। मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। योगिता आरव एक दूसरे के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। योगिता थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी, इसलिए आज तक उसने कभी भी आरव को ठीक से गले तक नहीं लगाया। दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं और कुछ ही समय में उनकी शादी हो जाती है। आरव, तेरी चॉइस तो बढ़िया है यार। अगर मैं भी तेरी जगह होता ना, तेरे जैसे जवान होता, तो बिल्कुल योगिता बहू जैसी लड़की से ही शादी करता। अरे जैसे ही क्यों,
मैं तो योगिता से ही शादी कर लेता। अपने गृह प्रवेश पर अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर योगिता को काफी अजीब महसूस होने लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब आरव और योगिता अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। और आज योगिता का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। योगिता अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी योगिता की नंद प्रिया उसके कमरे में आती है। ओ भाभी, इस रेड साड़ी में तो काफी सुंदर लग रही हो। आपको पता है ना कि भैया का फेवरेट कलर रेड है। कहीं वो आपको इस साड़ी में देखकर दोबारा से सुहागरात मनाने के मूड में ना आ जाए। वैसे कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? प्रिया, ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई सहेली तो नहीं। भाभी, ये तो बस नॉर्मल है। बताइए ना, क्या क्या किया आपने रात में? आने वाले कुछ समय में मेरी भी शादी हो जाएगी। आप क्या अपनी नंद को टिप्स नहीं देंगी? भगवान, ये कैसी ठरकी नंद मिली है मुझे। भला अपनी भाभी से कोई इस तरह बेशर्मी से बात करता है क्या? दरअसल योगिता के ससुराल वाले थोड़े आजाद ख्याल वाले होते हैं, या यूं कहें कि थोड़े ठरकी किस्म के लोग होते हैं। घर में बहू आ जाने के बावजूद भी उन लोगों में जरा भी समझ नहीं थी। बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े भी कुछ इसी किस्म के थे। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था घर में। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। घर का सारा काम खत्म करके योगिता अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी योगिता का देवर दिनेश बिना अपनी भाभी के कमरे का दरवाजा खटखटाए उसके कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर योगिता अचानक से हिचकिचाते हुए घबरा कर उठती है। अरे दिनेश, तुम ऐसे अचानक कमरे में कैसे चले आए? तुम्हें दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। भाभी, मैं कोई पराया मर्द थोड़ी ना हूँ, आपका देवर हूँ भाई है? और देवर तो भाई के समान होता है ना। वो तो मैं आपसे कहने आया था कि शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप ना उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह तैयार कर दीजिएगा। अपने ससुराल वालों की ऐसी हरकत योगिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। ऐसे ही एक दिन, योगिता बहू, अब तो तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है, तो कब दादा दादी बना रही हो हमें? माँ जी, सामने ससुर जी बैठे हैं और आप उनके सामने ऐसी बातें कर रही हैं। तो क्या हुआ बहू, वैसे भी अमरावती बहू की माँ बनने की उम्र थोड़ी ना है, अभी तो उन्हें एंजॉय करना है। वैसे तुम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता पाते हो ना। मेरा मतलब तुम्हारे बगल वाला कमरा ही हमारा है। वैसे कल रात तो तुम्हारे कमरे से बहुत आवाजें आ रही थी, हैं? लगता है बहू बेटे में कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर योगिता शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। भगवान, ये कैसा ठरकी ससुराल मिला है मुझे। एक से एक ठरकी लोग हैं यहाँ पर। भला बहू से कोई ऐसी बात करता है? कहाँ फंस गई मैं इन लोगों के बीच में। आरव बिजनेस के सिलसिले में घर के बाहर ही रहता था, जिसके चलते योगिता आरव को इन चीजों के बारे में बता नहीं पाती थी। अरे योगिता बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि ये सर पर घूंघट लेकर मत घुमा कर। हम मॉडर्न लोग हैं और हमारे यहाँ घूंघट वाली प्रथा नहीं है। हाँ हाँ, होगी भी क्यों। मॉडर्न के साथ साथ ये लोग ठरकी भी जो हैं। माँ जी, वो मुझे घूंघट में ही सही लगता है। बिना घूंघट के मुझे काफी अजीब लगेगा। एक बार तू ये घूंघट हटा कर तो देख, बहुत सुंदर लगेगा। अमरावती अपनी बेटी प्रिया के साथ योगिता को जबरदस्ती कमरे में ले जाती है और उसे साड़ी के बजाय एक वन पीस पहना देती है। वाह भाभी, आप कितनी हॉट लग रही हो। माँ जी, प्रिया, मुझे